प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग हम टॉपिक कर रहे थे, जिसके अंदर हमारे पास इमेज जनरेशन की थोड़ा सा पार्ट रह गया। उसके लिए हमारे पास बहुत आसान आप लोगों को चीज़ मिल गई, हलवा मिल गया। आप लोगों ने गिटअप पे जाके देखा होगा, एक सेकंड में अपनी स्क्रीन शेयर कर ले रहा हूँ पहले। और लास्ट क्लास में भी आप लोगों ने जो है 6 स्टेप वाली चीज़ करी होगी, और इमेज जनरेशन रह गया होगा टाइम की वजह से। तो एक आपके लिए बहुत हेल्पफुल गाइड है अशना। तो कोऑर्डिनेटर में से अशना, अगर मैं नाम सही ले रहा हूँ, कौन है, कहाँ है, आप हैं, आ जाए। बाप की गाइड मुझे मिल नहीं रही है, लैपटॉप नहीं है आपके पास? चलें मैं ढूंढ के लाता हूँ। इमेज जनरेशन जो हम कर रहे थे उसके अंदर सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है लेंसेज पता करने में। फोकल लेंथ क्या रखनी है वो समझ ही नहीं आता, या आता भी है तो भूल जाता है। तो उसके लिए अशना ने बहुत अच्छी गाइड बनाई है आपके लिए। हर एक लेंस के हिसाब से पिक्चर जनरेट करके, हर एक फोकल लेंथ के हिसाब से पिक्चर जनरेट करके इन्होंने अपनी गाइड में रखा है, जिससे फ़ायदा ये होगा कि भाई हमें बहुत आसानी हो गई। हम बस पिक्चर्स में से देखेंगे भाई कौन सा लेंस रखना है, और यकीन करें लेंस, लाइटनिंग और ये फोकल लेंथ जो है, इससे आपकी पिक्चर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। तो हम देखते हैं, और जो है मैं अपनी स्क्रीन कनेक्ट कर लूँ पहले। फिर उसके बाद हम लोग जो है अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे, और जो अगला हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो इसी से लिंक्ड है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हम इतना फोकस कर रहे थे, आज आप लोगों को आइडिया होगा क्यों हम इतना फोकस कर रहे थे। अशना आ जाए, इसी में करिए। तो आप अपने नाम सही ले रहा हूँ ना मैं, ठीक है। तो अशना पहले आप अपने बारे में बताएं, फिर बताएं कि आपने क्या चीज़ बनाई है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं अशना गजनफर हूँ, और ये जो मैंने PDF बनाई है इसमें मैंने जितनी भी बेसिक आपकी इमेज जनरेशन की टाइप्स वगैरह है ना, वो सब मैंने इसमें डिस्कस करी है। लेंस वगैरह हो गया, और जो हमारे पास फोकल लेंथ है वो सब सही है, डिस्कस करी है। अच्छा अपनी जर्नी तो बताए ना। मैं वैसे तो मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, लेकिन जब मैंने ये कोर्स ज्वाइन करा, वैसे तो मस्ती में किया था, लेकिन अब आगे जाके इसके अंदर मतलब मुझे मज़ा आ रहा है काफ़ी करने में, तो इस वजह से मैं इस पर भी ध्यान दे रही हूँ और अपनी पढ़ाई वगैरह पर भी ध्यान। अच्छा, एक बात बताएं कि आपके लिए मेडिकल की फील्ड ज़्यादा मुश्किल है या ये वाली फील्ड? दोनों एक जैसी है। एक जैसी मुश्किल है या दोनों आसान है? अगर दोनों को हम ध्यान से पढ़ें और सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके पढ़ें तो हमारे लिए दोनों ईजी हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक और चीज़ ये कि जो दूसरी फील्ड्स में आते हैं उनका एडवांटेज है, जो इसी फील्ड में है बचपन से उनके पास वो एडवांटेज नहीं है जो उनके पास है जो दूसरी फील्ड से आ रहे हैं। जैसे मेडिकल हो गया, फाइनेंस हो गया, बहुत सारी फील्ड्स हैं आपके पास। वो कैसे है आज के हम क्लास के अंदर वो डिस्कस करेंगे, और आज आप लोगों के लिए जो टास्क देंगे वो आपकी फील्ड में भी काम आएगा और इस फील्ड में भी, IT की फील्ड में भी काम आएगा। तो क्या होगा वो हम आगे चल के डिस्कस कर रहे होंगे। अच्छा जी, हम ये करेंगे अशना कि हम गो थ्रू करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि डिफरेंट हमारे पास जो आपने लेंसेज की पिक्चर्स वगैरह जनरेट करी हैं, कौन सा लेंस कब यूज़ होना चाहिए, फोकल लेंथ वगैरह जो भी चीज़ें हैं इसके अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे। सही, ओवर टू यू। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास है ये फोकल लेंथ को हम जो है ऐसे समझते हैं कि हमारे पास, जैसे मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, अब मुझे सिर्फ आगे वाली रॉ की पिक्चर्स नहीं चाहिए, मुझे चाहिए पीछे भी पूरा क्लियर है। तो उसके लिए हम 24 mm का लेंस यूज़ करेंगे, मतलब वाइड एंगल, कि हमारे पास पीछे तक पूरा
क्लियर व्यू आए, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ है, यहाँ फील्स लाइक लिखा हुआ है, यू सी मोर परफेक्ट फॉर लैंडस्केप्स आर्किटेक्चर, मतलब हमारे पास जहाँ पहाड़ों वगैरह की फ़ोटोग्राफी होती है वहाँ पर हम 24 mm का लेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम नीचे आए अगर, तो हमारे पास है 35 mm का लेंस। इसके अंदर हमारे पास नेचुरल ह्यूमन व्यू जो होता है वो हम कह सकते हैं, जो हमारी आँखें कैप्चर करती हैं। तो इसके अंदर ये हमारे पास स्ट्रीट वगैरह के लिए या कोई डॉक्यूमेंट्री स्टाइल फ़ोटोग्राफी होती है उसके लिए बहुत बेस्ट है। उसके बाद हमारे पास आती है 50 mm। 50 mm हमारे पास 50-50 टाइप का जैसे इसके अंदर सीन है कि हमारे पास 50% क्लियर होगा। अच्छा, एक बात ये कि जितना हमारे पास ऑब्जेक्ट पे फोकस होगा ना उतना ही ज़्यादा पीछे का बैकग्राउंड ब्लर होगा, ठीक है। तो अब जैसे 24 mm का लेंस जो ऊपर था उसके अंदर हमारे पास पूरा पीछे तक व्यू क्लियर होगा। जो 35 mm होगा वो उस पर थोड़ा नेचुरल ह्यूमन आई व्यू होता है वो, तो इस पर हमारे पास ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस होगा ज़्यादा, मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं, वो नीचे आके होगा लेकिन उतना फोकस होगा कि पीछे का जो बैकग्राउंड है वो इतना ब्लर ना हो, लेकिन जो उससे पहले वाला होगा उसमें बहुत ब्लर होगा। 50 mm में भी यही होगा। फिर हमारे पास आता है 85 mm। 85 mm हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट लेंस है एक तरीके से, ये जिसे हमें लिंक्डइन वगैरह पे फोटोग्राफिक्स अपने जो लगाते हैं हम उसके लिए बेस्ट है। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर एक वर्ड यूज़ हुआ है ड्रीमी बुके। अब ये बुके क्या चीज़ है, हमारे पास जैसे हम जब कोई हमें ऐसी फ़ोटोग्राफी करनी होती है ना बुके से, हम ब्लर का वो करते हैं। एक मिनट दिखाते हैं। अरे बिल्ली भी दिखा, वो डर जाती है। ये जो हमारे पास यहाँ ये एरो जहाँ पे मैं बना रही हूँ ना, इस टाइप के इफेक्ट को ना हम बुके कहते हैं। तो ये इसको मतलब इसमें अच्छा सा ड्रीमी सा लुक आ जाता है ऐसे। तो ये पिक्चर जेमिनी से बनी हुई है सारी? जी, सारी जेमिनी। तो आप देख सकते हैं कि भाई हर तरह की पिक्चर यहाँ पे जो है इन्होंने हर लेंस से जनरेट कराई है। इससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि कल को हमें कौन सा लेंस यूज़ करना है, हम इस डॉक्यूमेंट को यूज़ करते हुए डायरेक्ट, जब तक हम ये सैंपल नहीं देखते ना हमें समझ ही नहीं आता कौन सा लेंस क्या करता। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई कि हमारे पास तमाम लेंसेज के लिए पिक्चर जनरेट ऐसे ही है। ऐसा ही है कि सब तमाम लेंसेज के लिए किस तरह की आप पिक्चर जनरेट करा सकते हैं, और ये सारी जेमिनी से, और देखिए कितनी ओरिजिनल लग रही है। तो ये जो चीज़ है ये बड़े काम की इस हवाले से है, कल को आपने अपना ब्रांड बनाना है, अपना नाम बनाना है लिंक्डइन पे या डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, या आप कोई प्रोडक्ट भी बनाते हैं तो आपने आपको तो शो करना होगा ना, डिस्प्ले करना होगा कुछ ना कुछ। तो उसके लिए आप जो है अच्छी पिक्चर्स आप जनरेट करा सकते हैं। अब मैं अपनी मिसाल लेता हूँ, मैं कभी भी अपनी प्रोफाइल पिक्चर नहीं अपडेट करता, तो खींचता ही नहीं। अब खींचता ही नहीं तो अपडेट नहीं होती। अब वो अपडेट जब होती है जब बेगम कर देती है तो हो जाती है अपडेट, मैं वरना नहीं करता, वो पुरानी लगी रहती है। तो यही चीज़ है कि भाई अब अगर मुझे पिक्चर जनरेट करानी, अब कहीं फ़ोटो शूट की ज़रूरत नहीं है, ठग से मैं गया जेमिनी के पास, ये लेंस सेलेक्ट किया मैंने और जो है अपने हिसाब से मैं पिक्चर जनरेट करा सकता हूँ। इवन मैं इस पूरे डॉक्यूमेंट को कॉपी करके चैट जीपीटी को भी दे सकता हूँ कि भाई मेरे लिए सबसे अच्छा लेंस और फोकल लेंथ वाली सेटिंग कौन सी रहेगी। तो सारी हमारे पास यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो है चीज़ें मौजूद हैं। ये हम डॉक्यूमेंट जो हुरैन का है, हुरैन जो है जो हमारी क्लास का कंटेंट अपलोड करनी होती है डिस्कॉर्ड के अंदर, हुरैन आपने ये वाली डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर देनी है, सही है। ये डॉक्यूमेंट मैं सेंड कर दूंगा आपको। अपर्चर का भी आप थोड़ा ओवरव्यू दे दें ये। अच्छा, अब हम अपर्चर को समझते हैं। ऊपर वाले लेंसेज आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, अपर्चर को हम ना एफ स्टॉप भी बोलते हैं। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास जैसे मैं एक बेकरी में एंटर हुई हूँ, ठीक है। अब इस पॉइंट पे मेरे पास काफ़ी सारे केक्स थे रखे हुए। अब मुझे एक केक बहुत पसंद आया, मेरी सारी नज़र उस पर जम गई कि बस ये मुझे तो यही अच्छा लग रहा है, मैं यही खाऊंगी। तो इसके अंदर मेरे जो एक और चीज़ समझने कि
इसके अंदर हमारे पास कैमरे का जो लेंस होता है ना, उसके अंदर जितनी लाइट ज़्यादा पड़ी होगी उतना कम हमारे पास एफ स्टॉप होगा, और जितनी कम लाइट पड़ी होगी उतना ज़्यादा एफ स्टॉप ज़्यादा होगा। मतलब अब जो मुझे केक नज़र आया उसके अंदर मेरी सबसे ज़्यादा लाइट उसी पर थी फॉर एग्जांपल, तो इसके अंदर मेरा एफ स्टॉप कम है, मुझे कोई और केक नज़र नहीं आ रहा, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं यही वाला केक खाऊँ, तो इसके अंदर मेरा एफ स्टॉप 1.4 से एफ 2.0 तक होगा। तो इसके अंदर अब जैसे जो मुझे केक नज़र आ रहा है उसके अंदर मेरा सिर्फ केक पे फोकस है, बैकग्राउंड पूरा ब्लर हो गया है कि हाँ बस मुझे यही खाना है, तो ऐसे होगा इसका। और अब हम एफ़ ज़्यादा मतलब F11 और F22 की अगर एग्जांपल लें, तो फॉर एग्जांपल हम एक कार के शोरूम में जाते हैं, उसके अंदर हमें हर कार जो है BMW, फेरारी हर कोई पसंद आ रही होती है, तो हमारी नज़र हर गाड़ी पे होती है, तो इस पे हमारे पास जो है ना F11 और F22 वाला जो है ना वो होगा कि हर चीज़ फोकस में है। इसको आप पढ़ेगा तो एवरीथिंग इज़ इन फोकस, मतलब हमें बस जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी, अगर हमें पूरा व्यू चाहिए तो उसके लिए हम ये वाला एफ स्टॉप यूज़ करेंगे। अगर हम नीचे आए तो हमारे पास यहाँ पर जो F1.4 है, इसके अंदर मैंने यूज़ किया हुआ है F1.4 अपर्चर, तो इसके अंदर देखिए जो कैट है उसी पर पूरा फोकस है, जो पीछे का बैकग्राउंड है वो पूरा ब्लर हुआ है। तो जैसे मैंने केक की एग्जांपल दी थी कि मेरा केक पे सारा फोकस था और पूरा बैकग्राउंड ब्लर हो गया था, ठीक है। अब F2.8 पर आए अगर हम, तो हमारे पास यहाँ पर बिल्ली पर भी फोकस है और थोड़ा बहुत उसकी जो सराउंडिंग है उस पर भी है, लेकिन बैकग्राउंड अभी भी ब्लर है। अब जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे हमारे पास फोकस बिल्ली पर उतना ही है, बस बैकग्राउंड का इसमें जो है ना वो है, बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा होगा या कम होगा। अब F8 है, F8 पे हमारे पास F8 पे देखें फील्ड जो है वो हमारे पास ज़्यादा हाईलाइट हो रही है, बैकग्राउंड अभी भी हल्का सा ब्लर है, लेकिन बिल्ली पर उतना ही फोकस है जितना शुरू में था। जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे F16 आ गया, F16 में देखें पूरी फील्ड, पूरी बिल्ली, पूरी पीछे का बैकग्राउंड सब क्लियर है, ठीक है। तो अब हमारे पास एफ स्टॉप तो फिनिश हुआ, अब हमारे पास है डेप्थ ऑफ फील्ड। अच्छा, डेप्थ ऑफ फील्ड का है ऐसे कि जैसे हमारे पास कोई चीज़ समझिए इसका फोकस का ही सारा सीन है, जैसे शैलो और डीप। शैलो में मतलब हमारे पास जो है कोई भी ऑब्जेक्ट होगा ना उसके ऊपर ऊपर से जो है ना उन्होंने वो करी हुई होगी, ये ब्लरनेस समझ लें ऐसे। जैसे हमारे पास ये एक फ्लावर है, इसके अंदर देखिए हमारे पास पेटल्स थोड़ी सी वो हो रही है हाईलाइट, और जो पीछे की पेटल्स हैं वो अभी भी हल्की हल्की ब्लर है। तो मतलब हमारे पास इसमें शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड यूज़ हुई है कि ऊपर ऊपर से मतलब इन्होंने ना हाईलाइट किया हुआ है, अंदर इतना डीप नहीं गए। अब जैसे हम नीचे आएंगे, अगर नीचे वाली अगर हम पिक्चर देखें तो इसके अंदर मैंने डीप डेप्थ ऑफ फील्ड यूज़ करी हुई है, मतलब हर इसको अगर आप पढ़ें तो इसमें लिखा है एवरी लीफ एंड पेटल इज़ इन फोकस हाई क्लैरिटी। मतलब हमारे पास ये इस पिक्चर को देखें, इसके अंदर हमारे पास जो फ्लावर है वो पूरा हाईलाइट हुआ हुआ है, इसके अंदर इतनी सी भी उसकी पेटल ब्लर नहीं है, हालांकि ऊपर वाले पेटल, ऊपर वाली जो फ्लावर था वो बहुत ब्लर था भी थोड़ा बहुत। अब हमारे पास आती है लाइटनिंग। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास है रिफ्लेक्टेड लाइटनिंग। अच्छा, वो शैलो के अंदर हमारे पास ब्लर वाली चीज़ पे हम फोकस कर रहे थे? नहीं, दोनों चीज़ों में हमारे पास ब्लर, हाँ एक तरीके से यही है, हमारे पास ब्लर पे फोकस होगा। शैलो में हमारे पास ऊपर ऊपर से ही मतलब वो उठाएगा पिक्चर, और जैसे अच्छा। डीप होती है, डीप में हमारे पास हर चीज़ हाईलाइट हो रही है। ये वाली डीप वाली है जी हाँ, इसके अंदर देखें सारी चीज़ें हाईलाइट हो रही है। इसके अंदर बैकग्राउंड का नहीं है, ऑब्जेक्ट पे ही फोकस रहेगा। ऑब्जेक्ट शैलो वाली जो चीज़ है वो ऑब्जेक्ट कहा जाता है, फिर अपर्चर वाली जो चीज़ थी उसमें हम बैकग्राउंड की चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। और इसके अंदर आप देखेंगे अभी भी है, लेकिन इसी फूल के अंदर कुछ चीज़ें थोड़ी कम विजिबल है, इतना शार्प नहीं है, मतलब शार्प नहीं है। हाँ, और ये देखें कितना ज़्यादा हर चीज़ फोकस में है इसकी। तो शैलो के अंदर हम ये चीज़ देख रहे होते हैं कि आपका जो सामने ऑब्जेक्ट है वो कितना शार्प होना चाहिए, वो उसकी कितनी विजिबिलिटी होनी चाहिए। लाइटनिंग। अब हमारे पास आती है लाइटनिंग की टाइप्स। इसमें सबसे पहले रिफ्लेक्टेड। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि
एक इस तरीके से हमारे पास इस एंगल से लाइट सेट होती है कि हमारे पास चीक्स पर जो है ना ट्रायंगल और शेडो सा बन रहा होता है। ऐसे तो विजिबल नहीं होगा, लेकिन एक तरीके से उन्होंने बता दिया कि हाँ ट्रायंगुलर से शेडो बन रहा होता है। और इसके अंदर ना हाफ, बल्कि नहीं वो हाफ लाइट नहीं होती, सॉरी, इसके अंदर हमारे पास सिर्फ जो है ना चीक्स पर ट्रायंगुलर शेडो बन रहा होगा और इस टाइप का मतलब होगा, थोड़ा सा सिनेमैटिक सा लगेगा एक तरीके से। फिर आती है हमारे पास स्टूडियो लाइटिंग। स्टूडियो लाइटिंग में क्या होता है कि हमारे पास हर लाइट जो है ना वो ऐसे सेट हुई हुई होती है कि कोई भी चीज़ शेडो में नहीं जा रही होगी, हर चीज़ हाई परफेक्टली विजिबल होगी। जैसे हमारे पास लिंक्डइन की फ़ोटोग्राफी वगैरह करनी होती है अगर, तो उसके अंदर हम स्टूडियो लाइटिंग यूज़ करेंगे ताकि हमारे पास हर चीज़ विजिबल हो, कोई भी शेडो नहीं पड़ रहा हो। तो ये परफेक्ट, एक तरीके से परफेक्ट लाइटिंग है। इसके बाद हमारे पास आती है नेचुरल लाइटिंग। नेचुरल लाइटिंग हमारे पास यानी सन से जो की हुई लाइटिंग हो, वो जैसे ये इंसान खड़ा हुआ है, इसके पीछे से सन इसको लाइट दे रहा है। सही है। अच्छा, इसके आगे कौन सी है? रिम लाइटनिंग है। डिफरेंट हमारे पास लाइटनिंग की टाइप्स है। तो अब तक हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करी? सबसे पहले हमने लेंसेज के बारे में डिस्कस किया। उस लेंसेज की हमारे पास डिफरेंट तरह की टाइप्स थी। लेंसेज में हमारे पास क्या चीज़ फोकस में थी? पिक्चर हम किसी की ले रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ होती है? एक ऑब्जेक्ट होती है, एक बिलर होता है। हमें तो यही पता है भाई, जब भी हम पिक्चर खींचते हैं ना, उसके अंदर हमें यही समझ आता है कि पिक्चर होती है, उसमें बिलर होता है, लाइट हम देखते हैं कि भाई अरे लाइट में तस्वीर आनी चाहिए। नॉर्मल जिनको फोटोग्राफी नहीं आती वो तो यही चीज़ें देख रहे होते हैं। तो लेंसेज में कौन सा लेंस हमने सेलेक्ट करना है, वो कैसे डिसाइड होता है? मतलब लेंसेज क्या चीज़ फोकस कर रहा होता है? लेंसेज के अंदर क्या चीज़ हमारा मेन फोकस होती है? ऑब्जेक्ट बैकग्राउंड के ऑब्जेक्ट क्या? अब वो तो हर पिक्चर में ऑब्जेक्ट ही होगा ना, जाएगा। कोई भी पिक्चर में ले रहा हूँ, ऑब्जेक्ट मेरा फोकस होगा। लेकिन लेंसेज कौन सा वाला लेना चाहिए वो कैसे डिसाइड होगा? लेंसेज से क्या चीज, लेंसेज में क्या फर्क है? हमारे पास करीब से पिक्चर लेनी है, दूर से पिक्चर लेनी है, बैकग्राउंड कितना होना चाहिए, उसके लिए हमारे पास डिफरेंट तरह के लेंसेज हैं। अब जाहिर है हमें वो लेंसेज याद तो नहीं होंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ पे बड़े अच्छे से लिखे हुए हैं इस डॉक्यूमेंट में। अगली चीज हमने पढ़ी फोकल लेंथ, अपर्चर। अपर्चर के अंदर क्या था जो हमने पढ़ा था? f8, f11, f22। उसके अंदर क्या, किस चीज पे फोकस था? बैकग्राउंड पे फोकस था कि भाई बैकग्राउंड कितना ब्लर होना चाहिए। तो ये टेक्निकल टर्म्स थी जिसके अंदर अपर्चर की कितने तरह के अपर्चर्स होते हैं और कौन सा कब यूज़ करना चाहिए इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। हमें बस इतना पता होना चाहिए कि अपर्चर पे हमारा बैकग्राउंड ब्लर कितना होना चाहिए, उस पर हमारा फोकस है। ऑब्जेक्ट तो हर केस में क्लियर ही नज़र आएगा अपर्चर के अंदर। बैकग्राउंड कितना विजिबल होना चाहिए, कितना ब्लर होना चाहिए, उस पर काम होगा। अच्छा, उसके बाद अगली चीज़ हमने पढ़ी शैलो डेप्थ। शैलो डेप्थ के अंदर क्या, किस चीज़ पे हमारा फोकस था? मतलब क्या चीज़, शैलो डेप्थ का क्या कॉन्सेप्ट है कि ऑब्जेक्ट को हमने कितना शार्प शो करना है। समटाइम्स हम चाह रहे होते हैं कि ऑब्जेक्ट शो हो लेकिन उसके सारे फीचर्स ना शो हो। जैसे इस फूल के अंदर शो तो हो रहा है, हमें पता चल रहा है ये फूल है, लेकिन अगर मैं जूम करूं तो यहाँ पे जो ये वाला जो हिस्सा है ये इतना ज़्यादा शार्प नहीं है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, लेकिन पिक्चर अच्छी लग रही है। समटाइम्स हमें शार्प जो है आपका वो करना होता है, ऑब्जेक्ट शो करना होता है, तो उसके लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है शैलो का। शैलो का हमारे पास इसमें कॉन्सेप्ट होता है। फिर चौथी जो हमारे पास चीज़ होती है, अब इसकी सेटिंग्स आप अपने लिहाज से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसी आपकी पिक्चर है आप उस हिसाब से कस्टमाइज़ करें। अगर आपको नहीं समझ आ रहा
चैट जीपीटी की बजाय आपने बोला भाई मुझे इस चीज़ के लिए पिक्चर जनरेट करनी है, मेरी क्या सेटिंग्स होनी चाहिए, लेंस की, अपर्चर की, शैलो की और लाइटनिंग की, क्या सेटिंग्स होनी चाहिए वो आपने बोल दिया तो वो सेटिंग्स निकाल के दे देगा। तो ये हमारे पास लाइटनिंग का भी आपको बताया कि भाई डार्क में आपने चाहिए। अब लाइटनिंग की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट तरह की लाइटनिंग्स हैं आपके पास। उसके अलावा यहाँ पे देखें चारों तरफ से लाइटें पड़ रही हैं, एक होता है उसमें बैकग्राउंड से लाइट पड़ रही होती है, जैसे सूरज बैकग्राउंड में इस वाले केस में। तो इस तरह से लाइटनिंग की भी डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि इसमें मेंशन हुई भी हैं। और ये कौन सी है? रिम लाइट मेरे ख्याल से बैकग्राउंड होती है ना। हाँ, इसमें माइक पे बोलूं, रिम लाइट जो हमारे पास बैकग्राउंड से, जैसे अभी मेरे पीछे ये वाली लाइट मेरे पीछे से पड़ रही है, तो मेरा जो हाईलाइट हो रही होगी ना बॉडी की आउटलाइन, और सर की बॉडी की आउटलाइन हाईलाइट हो रही होगी, वैसी सन जो है यहाँ पे इस इंसान के पीछे, तो इसकी बॉडी की आउटलाइन जो है वो हाईलाइट हो रही है, तो इसको रिम लाइट बोलते हैं। रिम लाइट आगे की तरफ। तो इतना मुझे तो लग रहा है हमने एक ही स्लाइड के अंदर पूरा फोटोग्राफी का कोर्स कर लेना। नहीं चला, नई दुकान चली तो यही खोल देंगे ना फिर। एक हाँ स्टूडियो खोलेंगे और बोलेंगे आप एक पिक्चर भेजें, मैं आपको पूरा एल्बम बना के दूंगा। जी नेचुरल लगे, ये जो पिक्चर्स हैं ये आपको नेचुरल नहीं लग रही? चलिए ऊपर वाली देखते हैं। बिल्ली वाली तो मुझे नहीं लग रही थी, नेचुरल नहीं लग रही। असल में हमारे दिमाग में बैठा हुआ है ना कि एआई से ये चीज़ें जनरेट हो जाती, तो हमें अब हर चीज़ें एआई लगती है। कोई भी वीडियो आती है अब पहले हम देखते हैं यार ये एआई है या ओरिजिनल है, क्योंकि हमारा दिमाग अब शक्की हो गया है, किसी भी चीज़ पे यकीन नहीं है। शीशे में जाके देखो ये एआई है या अपन तैयार होने के बाद, तो ऐसा ही है। लेकिन जो है अगर आप देखें ये थोड़ी सी एआई लग रही है, जाहिर सी बात है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो ये भी ओरिजिनल पिक्चर ही लग रही है। तो हम जेमिनाई से बस आखिर में हमने क्रॉप कर देना, ये जेमिनाई का जो आ रहा है इसको क्रॉप करके निकाल देना, लोगो आ जाता है ये, इसको निकाल देना, बाकी वही ओरिजिनल। तो इसी तरह अच्छा आगे हमारे पास और है लाइटनिंग के अलावा कुछ और चीज़ें। लाइटनिंग की डिफरेंट टाइप्स है, वो आप लोग पढ़ सकते हैं कि भाई कौन सी लाइट आपको क्या कर रही है। स्प्लिट वाली है, ये भी कभी किसी ज़माने में ट्रेंड चला था, आधी आधी पिक्चर्स डालने सारे। ये भी लाइटनिंग का ही है, ब्लैक एंड वाइट। देखिए डिफरेंट इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सबकी एग्जांपल्स मौजूद है, टेक्स्ट फॉर्म में भी और जो है आपके पास इमेज फॉर्म में भी। मेरे ख्याल में सारी लाइटनिंग का ही है ना। ठीक है, आखिर में आपको कुछ कंक्लूजन ऐड करना है जी। तो अगर आप ये डॉक्यूमेंट अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिर आपकी लाइटनिंग टाइप्स, लेंस, फोकल, एफ स्टॉप, इन सब का अच्छे से जो है ना क्लियरली आपको सब के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली, अच्छा होगा। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी आपने डॉक्यूमेंट बनाई है और इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा थैंक यू। और काफ़ी लोगों को नुकसान भी होगा बेचारे। ये मिलेगी कहाँ पे? ये हम लोग डिस्कॉर्ड पे पोस्ट कर देंगे। डिस्कॉर्ड में एक क्लास कंटेंट वाला चैनल है, एक रिसोर्सेज वाला चैनल है। हम रिसोर्सेज वाले में डालेंगे क्योंकि ये फाइल है ना, तो रिसोर्सेज जितनी भी हमारी वहाँ पे जमा होती रहेंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास बहुत अच्छी गाइड है जिसके अंदर इमेज जनरेशन की तकरीबन सारी चीज़ें ही कवर हो गई हैं। तो अब कौन अपनी शाहरुख खान जैसी पिक्चर बनाएगा? तो बना लेगा।